हेलो टू एवरीवन। गेट फिजिक्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आज हम मैथमेटिकल फिजिक्स में टेंसर्स का कॉन्सेप्ट जानेंगे, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस आए हैं गेट के उनको भी हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्लास 9th में ही इंट्रोड्यूस हो जाता है फिजिकल क्वांटिटीज में स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज। इन दोनों में डिफरेंस जो है आप जानते होंगे। स्केलर क्वांटिटीज वो है जिनका मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है, जैसे मास है, लेंथ है, चार्ज है, टाइम है। ठीक है, इस तरीके से वेक्टर्स के केस में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शंस भी होती है। ठीक है, इसी तरीके से टेंसर्स है, टेंसर्स का भी सेम है। टेंसर में भी मैग्नीट्यूड होता है, यानी कि अगर हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जो कि टेंसर है उसे स्पेसिफाई करना होता है तो मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, साथ ही साथ डायरेक्शंस भी हमें स्पेसिफाई करनी होगी। पर इन दोनों में फर्क कहाँ है, डिफरेंस कहाँ पर है? देखिए, वेक्टर्स के केस में अगर हम देखें तो वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड जो है वो सेम होगा इन डिफरेंट डायरेक्शंस, यानी कि ऑल डायरेक्शंस में हम बात करें तो सभी डायरेक्शंस के अलोंग मैग्नीट्यूड जो है उस वेक्टर क्वांटिटी का सेम होता है। पर टेंसर्स के केस में मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगा इन डिफरेंट डायरेक्शंस, यहां पर फर्क होता है। इसलिए यहां पर इसको मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है और इस मैट्रिक्स में कितने टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स होंगे ये डिपेंड करता है कि टेंसर्स की रैंक क्या है या फिर ऑर्डर क्या है। अब आप सोच रहे होंगे रैंक और ऑर्डर क्या होता है? रैंक या फिर ऑर्डर ऑफ ए टेंसर। देखिए, द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्शंस विच यू नीड टू कंप्लीटली स्पेसिफाई एनी फिजिकल क्वांटिटी दैट वाज कॉल्ड द रैंक और द ऑर्डर। ठीक है, अगर टेंसर है तो टेंसर होने के लिए क्या कंडीशन है? देखिए, टेंसर है तो जैसे रैंक 0 आया आपके केस में, ठीक है, यानी कि किसी भी डायरेक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, दैट मींस इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो देखिए, टेंसर से जो है ये ब्रॉड फॉर्म में है। अगर मैं कहूं ये यूनियन है और इसमें इस सेट के अंदर स्केलर भी है, वेक्टर्स भी है। स्केलर जहां पर टेंसर सी है बट रैंक 0 के साथ में, और वेक्टर्स टेंसर ही है विद रैंक 1। ठीक है, विद रैंक 1। रैंक 1 मतलब कि एक ही डायरेक्शन की जरूरत होगी इस केस पे। ठीक है, इफ यू नीड ओनली वन डायरेक्शन दैट मींस रैंक इज इक्वल टू 1 एंड दैट टेंसर ऑफ रैंक 1 इज कॉल्ड वेक्टर। ठीक है, और स्केलर इज रैंक इज इक्वल टू 0 और बाकी रैंक इज इक्वल टू 2 होगा, देन आई से दैट दिस इज ए सेकंड ऑर्डर रैंक टेंसर। ठीक है, सेकंड ऑर्डर टेंसर या कह सकते हैं सेकंड रैंक टेंसर। अब हम आगे डिस्कस करते हैं कि जैसे एग्जांपल के लिए मैं ले लेता हूं, जैसे स्ट्रेस है। ठीक है, स्ट्रेस, तो स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया। यहां पर देखिए, स्ट्रेस की दो डायरेक्शंस हैं, अलोंग द फोर्स विच यू अप्लाई एंड साथ ही साथ में एरिया वेक्टर। तो दोनों जो है डायरेक्शंस होंगी अलग अलग, इसलिए टेंसर्स का ये जो है रैंक इसका 2 होगा। सो दिस इज ए सेकंड ऑर्डर टेंसर। इसी तरीके से हम बात करें नेक्स्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो आई का क्या फॉर्मूला होता है? L बाय ओमेगा, बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू आई ओमेगा होता है, तो I इज इक्वल टू L बाय ओमेगा होगा। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के केस में भी हमें दो डायरेक्शंस देखने को मिलती हैं। वन इज द डायरेक्शन विच इज अलोंग द एंगुलर मोमेंटम एंड वन इज द डायरेक्शन अलोंग द एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो यहां पर दो डायरेक्शंस है। दिस इज आल्सो ए सेकंड ऑर्डर टेंसर। प्रेशर की बात कर लेते हैं। प्रेशर, ठीक है, प्रेशर क्या होता है? प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया। अब देखिए, यहां पर फोर्स पर यूनिट एरिया, यहां पर फोर्स पर यूनिट एरिया। अब डिफरेंस कहां पर आता है? स्ट्रेस और प्रेशर में डिफरेंस यहां पर है कि प्रेशर जो है वो स्ट्रेस ही है, बट कौन सा स्ट्रेस है? नॉर्मल स्ट्रेस है। नॉर्मल स्ट्रेस का मतलब हो गया कि इस केस में प्रेशर जो होता है उसमें फोर्स जो आप अप्लाई करेंगे हमेशा परपेंडिकुलर होगा विद द एरिया वेक्टर। तो इसकी डायरेक्शन स्पेसिफाई हो गई है। अब डायरेक्शन अगर इसकी स्पेसिफाई हो चुकी है देन इट एक्ट एज ए स्केलर क्वांटिटी, नॉट ए सेकंड ऑर्डर टेंसर। यहां पर सेकंड ऑर्डर टेंसर नहीं है, आल्सो फोर्स और एरिया वेक्टर दोनों यहां पर वेक्टर क्वांटिटीज हैं, बट फिर भी प्रेशर स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि मुझे पता है प्रेशर हमेशा जो है नॉर्मल लगता है, यानी कि किसी भी जो है बॉडी के नॉर्मल यहां पर हम कोई फोर्स अप्लाई करें तो एरिया वेक्टर के हमेशा क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। तो इसकी डायरेक्शन स्पेसिफाइड है, हमेशा इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा। प्रेशर जो है इसका ये है स्केलर क्वांटिटी एक। ठीक है, ये क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। इट इज नॉट ए सेकंड ऑर्डर टेंसर। तो आप डिफरेंट जो है आप ले सकते हैं टेंसर्स, उनके रैंक जो है उनके ऑर्डर आप याद रखिएगा। आगे हम डिस्कस करते हैं कि कॉन्ट्रावेरिएंट, कोवेरिएंट। ठीक है, इससे पहले आइंस्टीन समेशन कन्वेंशन जान लेते हैं एक बार कि आइंस्टीन समेशन कन्वेंशन क्या होता है। इसका यूज क्यों कर रहा हूं मैं? क्योंकि मुझे इंडिसेस के बारे में जानना है। इंडिसेस के बारे में जानने के बाद मैं टाइप्स करवाऊंगा आपको टेंसर्स के, जैसे कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर, कोवेरिएंट टेंसर, मिक्स्ड टेंसर। यहां पर ये 3 टेंसर इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। देखिए, मान लीजिए कोई स्पेस के अंदर सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स किसी पॉइंट का हम मान के चलते हैं, इट इज x1, x2, x3 डैश डैश xn।
ठीक है। सो n डायमेंशनल स्पेस के अंदर हम यहां पर किसी भी एक पॉइंट जो है उसका सेट ऑफ कोऑर्डिनेट है x1 x2 x3 डॉट डॉट xn तक, ठीक है। अब अगर मैं इस क्वांटिटी को डिनोट करूं a1 x1 a2 x2 प्लस a3 x3, मान लीजिए हमारे पास में कोई पावर सीरीज टर्म आने लग रही है प्लस में an xn, तो इसको सिंपली मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं समेशन i इज इक्वल टू 1 टू कैपिटल N और यहां आ जाएगा ai xi, ठीक है। और इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ai xi सिंपली इस तरीके से। दिस इज कॉल्ड आइंस्टीन समेशन कन्वेंशन। अब इस केस में देखिए यहां पर समेशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, और ये तभी आप करेंगे जब इंडेक्सेस जो है यहां पर, जैसे इंडेक्स क्या है i है, ये इक्वल हो। देखिए दोनों क्वांटिटीज में इक्वल आ रहा है, i और i रिपीट कर रहा है, मतलब इंडेक्स से जब भी रिपीट करेगा तब समेशन में यहां से हटा सकता हूं, ठीक है। और जो इंडेक्स रिपीट करता है हम उसे कहते हैं डमी इंडेक्स। क्या कहते हैं उसको? डमी इंडेक्स। यहां पर अगर आप देखेंगे तो i क्या है? डमी इंडेक्स है। अगर वो इंडेक्स रिपीट नहीं करता है, जैसे मान लीजिए ai और यहां आ जाए xj, ठीक है, इस तरीके से आ जाए मान लीजिए, तो मैं कहूंगा कि i और j यहां पर क्या है? दे आर नॉट डमी इंडेसेस, दे आर कॉल्ड फ्री इंडेसेस, दे आर कॉल्ड फ्री इंडेसेस। यहां पर मैंने इंडेसेस के बारे में बताया। अब आगे चलते हैं कि कॉन्ट्रावेरिएंट कोवेरिएंट टेंसर क्या होते हैं, अलग अलग केस में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करेंगे केस 1 में जब रैंक 1 होगा। अच्छा, उससे पहले एक चीज और कि देखिए, जैसे मैंने अभी बताया आपको टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं, एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा जाता है उसको, कोई भी टेंसर है तो अगर टेंसर है उसको मैट्रिक्स की फॉर्म में या फिर इस फॉर्म में जब लिखा जाएगा उसको, तो कितने टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स होंगे? टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है ये, टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। यहां पर मैं लीनियरली इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, वो हम आगे चल के बात करेंगे। टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स होता है d टू द पावर r, यानी कि डायमेंशन क्या है और रैंक कितना है उसका, ठीक है। जैसे यहां पर इसी एग्जांपल में ले लेते हैं, यहां पर डायमेंशन की बात करूं, n डायमेंशन है, ठीक है। रैंक कितना है? देखिए i है तो यहां पर रैंक कितना है? 1 ही है, तो यहां पर हो जाएगा n टू द पावर 1। दैट मींस टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हियर दे आर n, ठीक है। इसी तरीके से एक आगे पढ़ेंगे, जैसे अल्टरनेट टेंसर होता है जिसको आप लेवी-क्यूटर टेंसर भी कहते हैं, EIJK, ठीक है। मान लीजिए मैं रैंक 3 का मानने लग रहा हूं, ठीक है, बाकी रैंक 2 से ज्यादा का होता है ये टेंसर, ठीक है, जैसे रैंक 4 का भी हो सकता है ये। तो यहां पर IJK इनकी वैल्यूज हो सकती है 1, 2 और 3, ठीक है। तो रैंक कितना है इसका? 3 है, डायमेंशन कितना है? 3 है, तो 3 टू द पावर 3, दैट मींस 27 टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स are coming in the matrix formation of this alternate tensor, or you say that Levi-Quota tensor। और ध्यान रखिएगा Levi-Quota tensor में जब इंडिसेस रिपीट होते हैं तो उसकी वैल्यू 0 आती है, साइक्लिक परम्यूटेशन में 1 वैल्यू आती है और एंटी साइक्लिक परम्यूटेशन में -1 वैल्यू आती है। इसलिए यहां पर 27 में से सिर्फ और सिर्फ 6 जो है नॉन जीरो होंगे, ठीक है। तो कितने बच गए? 21 जो है यहां पर जीरो हो जाएंगे, 21 जीरो हो जाते हैं, ठीक है। और ये 6 नॉन जीरो होते हैं, जिसमें से 3 की वैल्यू आती है, यानी कि 3 कंपोनेंट्स जो होंगे यहां पर मैट्रिक्स फॉर्मेशन के टाइम, उनकी वैल्यूज आएगी +1 और 3 की वैल्यूज आती है -1, ठीक है। इस तरीके से आप इसको करते हैं। चलिए अब आगे देख लेते हैं रैंक 1 का कॉन्ट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट टेंसर। कॉन्ट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट टेंसर, देखिए दोनों में डिफरेंस यहां पर है कि कॉन्ट्रावेरिएंट में अपर इंडेक्स यूज होता है, जबकि कोवेरिएंट में लोअर इंडेक्सेस यूज होता है। लोअर इंडेक्स हम यूज करेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो केस 1 हम मान के चल रहे हैं कि रैंक 1 जो है, रैंक 1 इस टेंसर की हम बात करें, यानी कि कॉन्ट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट टेंसर जिसका रैंक 1 है उसको हम डिफाइन कर रहे हैं यहां पर। नेक्स्ट केस में रैंक 2 को डिफाइन करेंगे, जिसमें मिक्स्ड टेंसर भी इंट्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। अब यहां पर टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितने होंगे? देखिए मान लीजिए स्पेस के अंदर हम बात करें, स्पेस में n कोऑर्डिनेट सिस्टम हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट सिस्टम में मान लीजिए n सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स है, तो कितना हो जाएगा? डायमेंशन n हो जाएगा। तो अगर डायमेंशन n हो जाएगा तो टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स डायमेंशन टू द पावर रैंक, दैट मींस n नंबर ऑफ टोटल कंपोनेंट्स एग्जिस्ट देयर, ठीक है। अब मान लीजिए एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है xi, ठीक है, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है x' जहां पर i रन करेगा 1, 2, 3 सो ऑन अप टू कैपिटल N तक। अब इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम सपोज कीजिए सबसे पहले मान के चल रहे कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर हमें डिफाइन करना है रैंक 1 का, तो अपर इंडेक्स वाली कोई भी क्वांटिटीज जो है, हमने n नंबर ऑफ क्वांटिटीज इसके अंदर हमें माननी पड़ेंगी इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ठीक है। लेट दे आर ai, ठीक है, वेयर i एक्चुअली रन 1 to n, ठीक है। दीज आर दी क्वांटिटीज इन दिस सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स। यहां पर भी हम मान के चलते हैं इसके अंदर है a' i। ध्यान रखिएगा अपर इंडेक्स यूज करना है क्योंकि कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर को डिफाइन करने जा रहे हैं। अब इन दोनों में जो रिलेशन होगा,
ठीक है, वो इस तरीके से होगा बाय सेटिंग द रूल दैट a डैश i दिस इज इक्वल टू a j del x डैश i डिवाइडेड बाय del x j। अगर इस तरीके से ये फॉलो करने लग रहा है देन वी से दैट ai जो है दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ ए कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर हुज रैंक इज 1। जबकि अगर हम क्वांटिटीज लोअर इंडिसेस वाली मान लेते हैं इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में ai और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में a डैश i एंड दे आर रिलेटेड विद द सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स इन द रूल दैट a डैश i दिस इज इक्वल टू a j del x डैश और ये आ जाएगा यहां पर del x j डिवाइडेड बाय del x डैश i। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। अगर ये सेट ऑफ रूल फॉलो करने लग रहा है देन वी से दैट ai आर द कंपोनेंट्स ऑफ द कोवेरिएंट टेंसर दैट हैज रैंक 1। ठीक है, तो ये रूल्स आपने याद रखने हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं केस नंबर 2 जिसमें रैंक कितना है 2 है। ठीक है, अगर देखिए अब रैंक 2 का हम डिस्कस करें केस नंबर 2 यानी कि हम डिफाइन कर रहे हैं कॉन्ट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट टेंसर दैट हैज रैंक 2। ठीक है, तो रैंक हमने मानी है 2, टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितने होंगे n टू द पावर 2 यानी कि n स्क्वायर आर द टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स यार। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट सिस्टम भी हमें मानना होगा, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम हम मान लेते हैं से x i j और एक मान लेते हैं x डैश i j, जहां पर i और j दोनों ही रन कर रहे हैं 1 से लेकर के कैपिटल n तक। इस वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम कोई सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स मान के चलते हैं जो हम मान रहे हैं से a i j। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले मैं कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर जो है उसको डिफाइन कर रहा हूं, तो a i j अपर इंडेक्स में यहां पर a डैश i j आर दी सम नंबर ऑफ क्वांटिटीज कितनी है ये n स्क्वायर है। ठीक है, से n स्क्वायर आर दी नंबर ऑफ क्वांटिटीज इन दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो कितना हो जाएगा देखिए यहां पर इन दोनों के बीच में रूल अगर हम देखें, ठीक है, तो वो हो जाएगा a डैश i j इज इक्वल टू a k l और यहां जाएगा del x डैश i डिवाइडेड बाय del x k और del x डैश l डिवाइडेड बाय del x सॉरी j आएगा ना, यहाँ पे j आएगा। ठीक है, i j और यहाँ पर आ जाएगा l। ठीक है, अगर इस तरीके से सेट ऑफ रूल फॉलो होने लग रहा है देन वी से दैट a i j आर द कंपोनेंट्स ऑफ द कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर दैट हैज रैंक 2। जबकि अगर ये वाला सेट फॉलो होने लग रहा है a डैश i j दिस इज इक्वल टू a k l और यहाँ आ जाएगा del x डैश और सॉरी del x सबसे पहले ये आया था ना, तो del x k डिवाइडेड बाय del x डैश i और del x l डिवाइडेड बाय del x डैश j। अगर ये रूल फॉलो होने लग रहा है, ठीक है, इन बिटवीन द रिलेशन बिटवीन द दीज टू क्वांटिटीज, ठीक है, इन द कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो फिर उसके बाद हम कहेंगे कि a i j, ठीक है, a i j दीज आर दी कंपोनेंट्स ऑफ द कोवेरिएंट टेंसर दैट हैज रैंक 2। ठीक है, वही अगर हम मिक्स्ड टेंसर की बात करें तो मिक्स्ड टेंसर में हो जाएगा a i j डैश दिस इज इक्वल टू a k l और देखिए इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा फिर इसका इसके साथ, तो कितना हो जाएगा del x i, ठीक है, और डैश हो जाएगा डिवाइडेड बाय del x l, ठीक है, और del x ये हो जाएगा k, ठीक है, del x k डिवाइडेड बाय del x डैश j। ठीक है, ये आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको डिफाइन करते हैं। दिस इज ए मिक्स्ड टेंसर aij दिस इज द मिक्स्ड टेंसर ऑफ रैंक 2। ठीक है, जैसे क्रॉनिकल डेल्टा टेंसर है, दिस इज ए मिक्स्ड टेंसर ऑफ रैंक 2। ठीक है, तो चलिए अब आगे डिस्कस करते हैं कुछ और टाइप से टेंसर्स की, उनको डिस्कस कर लेते हैं एक बार। सबसे पहला है क्रॉनिकल डेल्टा टेंसर। क्रॉनिकल डेल्टा टेंसर, तो क्रॉनिकल डेल्टा टेंसर ये एक मिक्स्ड टेंसर है जिसका रैंक कितना है 2 है। इसकी वैल्यू 1 होगी, आइदर 0 होगी। 0 कब होगी? जब i j के इक्वल नहीं है, और 1 तब होती है जब i j के इक्वल होता है। ठीक है, ये मैंने इसका डेफिनेशन लिखवा दिया और आप देख सकते हैं यहाँ पर मिक्स्ड टेंसर है, मिक्स्ड टेंसर, और रैंक कितना है इसका 2 है। ठीक है, ये पहला है। दूसरा हम डिस्कस करते हैं अल्टरनेट टेंसर। अल्टरनेट टेंसर, इसको परमुटेशन टेंसर भी कहा जाता है, ठीक है, या फिर लेवी-क्विटा टेंसर भी कहा जाता है इसको, लेवी-क्विटा टेंसर। ठीक है, ई आई जे के, मान लीजिए ये हम डिनोट कर रहे हैं ई आई जे के। ठीक है, तो ये कैसा है? ई आई जे के किस टाइप का है? रैंक कितना है? 3 है। कैसा है? कॉन्ट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट। देखिए लोअर इंडेक्स यूज किया है तो कोवेरिएंट टेंसर है, कोवेरिएंट टेंसर। तो कोवेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 3 है ये। ठीक है, तो देखिए इसमें टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितने आएंगे अगर मैट्रिक्स बनाए तो
इसमें टोटल नंबर कंपोनेंट्स होंगे, देखिए रैंक कितना है 3 है, और सपोज कीजिए आई जे के दे टेक द वैल्यू 1 2 3, ठीक है, तो 3 to the power 3 दैट मीन्स 27, पहले डिस्कस कर लिया था मैं, 27 टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट इसके अंदर आते हैं, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या है, यहाँ पर इसकी डेफिनेशन हो जाएगी आइदर इसकी वैल्यू -1 0 और +1, डिपेंड करता है। 0 कब आता है, जब 2 या 2 से ज्यादा इंडिसेस यहां पर रिपीट होते हैं, इफ 2 और मोर इंडिसेस रिपीट, इफ 2 और मोर इंडिसेस रिपीट, ठीक है। -1 कब आता है, जब एंटी साइक्लिक परम्यूटेशन चलता है, एंटी साइक्लिक परम्यूटेशन, उस केस में हमें देखने को मिलता है -1 वैल्यू। और +1 कब आता है, जब साइक्लिक परम्यूटेशन हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारे पास में है ये, इस तरीके से हमें फाइंड आउट करना है, आई जे और के की वैल्यू 1 2 3 है, तो 1 2 3, ठीक है। अगर हम साइक्लिक ऑर्डर में चल रहे हैं तो उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, +1 आने लग रही है, दैट मीन्स ई 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, या फिर कहें 2 3 1, ठीक है, या फिर कहें 3 1 2, इन सब की वैल्यूज कितनी आएगी, +1 आएगी, ठीक है। -1 देखें तो एंटी साइक्लिक ऑर्डर में चलना पड़ेगा इस टाइप से, ठीक है, दैट मीन्स ई 1 3 2, ई 3 2 1, या फिर ई 2 1 3, इन सब की वैल्यू कितनी आएगी, -1 आएगी। इसी तरीके से ई 1 1 2, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, क्योंकि यहाँ पर 2 इंडिसेस रिपीट होने लग रहे हैं, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। इस तरीके से हम वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं मैट्रिक टेंसर पर। देखिए नेक्स्ट है मैट्रिक टेंसर। ध्यान रखिएगा, मैट्रिक टेंसर कोवेरिएंट टेंसर होता है, इसका रैंक 2 है, तो रैंक 2 कोवेरिएंट टेंसर, ठीक है, रैंक 2 कोवेरिएंट टेंसर, यानी कि लोअर इंडिसेस इसके अंदर हम यूज करते हैं जी आई जे। अगर आप अपर इंडिसेस यूज करेंगे, रैंक 2 का कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर, दैट वाज कॉल्ड कंजुगेट टेंसर, ठीक है। कंजुगेट मैट्रिक टेंसर कहेंगे, कंजुगेट मैट्रिक टेंसर, या फिर आप इसको रेसिप्रोकल टेंसर भी कह सकते हैं। अभी मैं इसको डिफाइन कर दूंगा एक बार, ठीक है। सबसे पहले हम डिफाइन कर रहे हैं मैट्रिक टेंसर। तो मान लीजिए स्पेस के अंदर, ठीक है, स्पेस के अंदर मुझे डिस्टेंस फाइंड आउट करना है बिटवीन 2 नाइबरिंग पॉइंट्स, बिटवीन 2 नाइबरिंग पॉइंट्स। तो हम कैसे डिफाइन करते थे, देखिए मान लीजिए इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 x2 सो ऑन xn तक, ठीक है। यहां पर i जो है, इसको आप इसको कैसे लिख सकते हैं, सिंपली xi, यहां पर i जो है रन करेगा 1 2 3 सो ऑन अप टू कैपिटल N तक। दूसरा जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 प्लस dx1, ठीक है, x2 प्लस dx2, ठीक है। बहुत स्मॉल डिस्टेंस है ना, नाइबरिंग पॉइंट्स, डैश डैश xn प्लस में dx। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है लाइन एलिमेंट, दैट मींस ds। इसको कहा जाता है लाइन एलिमेंट, क्या, ds। ds की जो वैल्यू होती है, एक्चुअल में ds की वैल्यू नहीं, ds जो है इसका स्क्वायर। अगर ds का हम स्क्वायर फाइंड आउट करें, इसकी जो वैल्यू आती है दैट वाज gij, और यहां आ जाएगा xi और xj। दिस इज कॉल्ड मैट्रिक टेंसर, दिस इज कॉल्ड मैट्रिक टेंसर, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप इन कोऑर्डिनेट्स को इस तरीके से यूज करते हैं अपर इंडेक्स में x1 x2 x3 इस तरीके से, तो फिर यहां पर आ जाएगा ds स्क्वायर की वैल्यू gij, क्योंकि ये तो देखिए रहना तो यही है कोवेरिएंट टेंसर रैंक 2 का, पर यहां आ जाएगा xi और xj। ये तो कोऑर्डिनेट सिस्टम के पॉइंट्स पर डिपेंड करता है, ठीक है, कि वो पॉइंट्स आप जो है लोअर इंडिसेस के ले रहे हैं या फिर अपर इंडिसेस के। बट ये जो मैट्रिक टेंसर है ये तो हमेशा कोवेरिएंट टेंसर ही रहने वाला है, जिसका रैंक कितना है, 2 है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड जो है मैट्रिक टेंसर। मैट्रिक टेंसर के कंपोनेंट्स आप लिखेंगे तो ध्यान रखिएगा इसके अंदर, जैसे मान लीजिए इसमें G11 G22 G33, ये क्या है, ये आएंगे आपके केस में डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। तो डायगोनल एलिमेंट्स जब आएंगे तो आप इनको फाइंड आउट करके अगर आप इनका रूट ले लेते हैं, आप इनको फाइंड आउट करके अगर आप इनको रूट ले लेते हैं, देन दीज आर कॉल्ड स्केल फैक्टर्स, ठीक है। इनको डिनोट किया जाता है H1 H2 H3, ठीक है। ये क्वेश्चन गेट में आया हुआ है, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में पूछा गया था कि बताइए स्केल फैक्टर्स जो है इनकी वैल्यूज क्या होती हैं। तो स्केल फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, G11 G22 G33 इन फैक्टर्स का वैल्यू जो है इन मैट्रिक टेंसर के इन कंपोनेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद में हम इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास में आता है स्केल फैक्टर्स, ठीक है। अब इसी में ही एक चीज और, अगर स्केल फैक्टर के टर्म में अगर मुझे ds स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो उसकी वैल्यू होती है ds स्क्वायर इज इक्वल टू h1 स्क्वायर du1 प्लस में h2 स्क्वायर du2 प्लस में h3 स्क्वायर du3, where u1 u2 and u3 denotes the orthogonal curvilinear coordinates of that system, ठीक है। चाहे फिर वो कार्टेशियन हो, चाहे स्फेरिकल हो, चाहे सिलेंड्रिकल हो।
इस तरीके से हम मैट्रिक टेंसर को डिफाइन करते हैं। एक आता है कंजुगेट मैट्रिक टेंसर, ठीक है, इसमें क्या होगा, रैंक 2 कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर GIJ, इस तरीके से डिनोट होगा। इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसकी वैल्यू आपने फाइंड आउट कर चुके, ठीक है। अब आपने क्या करना है इसमें, क्योंकि मैट्रिक्स बनेगी तो कोफैक्टर फाइंड आउट करने, कोफैक्टर डिवाइडेड बाय GIJ, यानी कि मैट्रिक टेंसर का जो है डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी है वो। जैसे मान लीजिए मुझे फाइंड आउट करना है G12, बताइए G12, तो G12 कैसे फाइंड आउट करेंगे, कोफैक्टर ऑफ G12 डिवाइडेड बाय G, वेयर G इज द डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक टेंसर कंपोनेंट्स। जो भी मैट्रिक्स बनेगी ना, ठीक है, उसकी अगर हम डिटरमिनेंट फाइंड आउट करें उस मैट्रिक्स की, दैट वाज G, और दिस इज कोफैक्टर ऑफ G12, अगर G12 फाइंड आउट करना है तो, ठीक है। दिस इज द एलिमेंट्स, दिस इज हाउ वी विल फाइंड आउट द एलिमेंट्स ऑफ द कंजुगेट मैट्रिक टेंसर, और यू से दैट द रेसिप्रोकल टेंसर, रेसिप्रोकल टेंसर भी कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब बचता है सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक टेंसर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो चलिए उसको देख लेते हैं एक बार। देखिए इसके बाद नेक्स्ट है सिमेट्रिक टेंसर और एंटी सिमेट्रिक टेंसर। बहुत इजी है, ये कुछ वैसा ही है जैसा आपने मैट्रिक्स में पढ़ा था। देखिए अगर आप सिमेट्रिक टेंसर में इंडिसेस को इंटरचेंज करते हैं, ठीक है, तो फिर जो कंपोनेंट्स होंगे इस टेंसर के वो चेंज नहीं होते हैं। दैट मींस AIJ दिस मस्ट इक्वल टू AJI, ठीक है। इंडिसेस को इंटरचेंज करने पर इस टेंसर के कंपोनेंट्स में चेंज नहीं आता है, दिस आर कॉल्ड सिमेट्रिक टेंसर। इसी तरीके से एंटी सिमेट्रिक टेंसर में चेंज आ जाएगा, ठीक है, माइनस साइन आ जाता है, -AJI, सिंपल है, ठीक है। अब आगे चलते हैं कि हम टेंसर्स के अंदर ऑपरेशंस कैसे करें, यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन कैसे करें, क्योंकि डिवीजन तो हो नहीं सकता टेंसर्स का। सभी केस में टेंसर्स का पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप डिवीजन कर सकें, इसलिए हम आज जानेंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। चलिए देख लेते हैं एक बार। देखिए सबसे पहले हम जानते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन। बहुत सिंपल है एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना। तो एक कंडीशन होनी चाहिए बस कि रैंक जो है ना उस टेंसर का, रैंक और जो टाइप है, टाइप का मतलब कि कॉन्ट्रावेरिएंट है, कोवेरिएंट है या फिर मिक्स्ड है, वो दोनों का टेंसर्स का जिनको आप ऐड करने जा रहे हैं और सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं उनका सेम होना चाहिए, रैंक भी और टाइप, ठीक है, टेंसर की टाइप भी, वो दोनों सेम होना चाहिए। जैसे AIJ प्लस में B और ये आ जाएगा BIJ। देखें आप, रैंक दोनों केस में इक्वल है, टाइप जो है वो भी इक्वल है, रैंक कितना है 2 है, और दोनों कैसा है, कोवेरिएंट टेंसर है, दोनों कोवेरिएंट टेंसर है, ठीक है। तो यहां आ जाएगा समथिंग CIJ, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। माइनस करेंगे तो यहां पर ये वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में देखिए दो केस आ सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन दो तरीके से किया जा सकता है। पहला जो है वो है आउटर प्रोडक्ट, ठीक है, आउटर प्रोडक्ट, और दूसरा जो है वो है इनर प्रोडक्ट, इनर प्रोडक्ट। दोनों में कुछ ज्यादा अंतर नहीं है। इनर प्रोडक्ट आउटर प्रोडक्ट लेने के बाद ही किया जाता है टेंसर पर ऑपरेट, ठीक है। सबसे पहले इसलिए हमें जानते हैं कि आउटर प्रोडक्ट क्या होता है। आउटर प्रोडक्ट में देखिए हम दो टेंसर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, पर एक कंडीशन है यहां पर, जैसा कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आपने देखा कि रैंक जो है और जो आप देख रहे हैं टाइप वो इक्वल होनी चाहिए, बट इस केस में ऐसा जरूरी नहीं है, इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें ऐसा नहीं होगा। तो उस केस में आप आउटर मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जैसे मान लीजिए AIJ और BKLM, ये आ गया। देखो ये आप देख रहे हैं मिक्स्ड टेंसर है, ये कैसा है, कोवेरिएंट टेंसर है। रैंक कितना है 2 है, रैंक कितना है 3 है, अलग अलग होना चाहिए, तब आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो कुछ C आ जाता है मान लीजिए, तो IJKL, ठीक है, IJKLM, ठीक है। देखिए रैंक दोनों का यहां पर ऐड हो जाता है, रैंक देखिए दोनों का यहां पर ऐड हो गया। इसका रैंक 2 था, इसका रैंक 3 था, तो इसका रैंक कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसका रैंक कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। दिस इज द आउटर प्रोडक्ट। इनर प्रोडक्ट जो है आउटर प्रोडक्ट का लिया जाता है, बट कॉन्ट्रैक्शन के साथ। अब एक टर्म आ रही है कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब ये हो गया कि हमने क्या किया, हमने रैंक जो है टेंसर का उसको रिड्यूस कर दिया। अब ये कैसे रिड्यूस करेंगे, रैंक रिड्यूस करने का तरीका ये है कि आप एक तो कोवेरिएंट टेंसर जो है उसका इंडेक्स लीजिए, एक कोवेरिएंट इंडेक्स, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक कोवेरिएंट इंडेक्स, और एक क्या लीजिएगा, एक लेना आपने कॉन्ट्रावेरिएंट इंडेक्स, कॉन्ट्रावेरिएंट इंडेक्स। जब आप इन दोनों को इक्वल सेट कर देते हैं, ठीक है, किसी भी टेंसर में अगर आप ये दोनों इक्वल सेट कर देते हैं तो रैंक क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, एंड इन दैट केस वी ऑब्टेन द इनर प्रोडक्ट ऑफ द
मल्टीप्लीकेशन ऑफ द टेंसर्स। ठीक है, जैसे मान लीजिए सबसे पहले इनर प्रोडक्ट में आपने लेना है आउटर प्रोडक्ट, तो ये मैंने आउटर प्रोडक्ट लिया यहां पर। अब इसका रैंक कितना है 5 है। इस रैंक को रिड्यूस कीजिए। कैसे रिड्यूस करेंगे, देखिए यहां पर आई को कुछ मान लीजिए, ये कैसा है कॉन्ट्रावेरिएंट इंडेक्स है, तो कॉन्ट्रावेरिएंट इंडेक्स जो आई है यहां पर इसको किसी भी कोवेरिएंट इंडेक्स के इक्वल रखिए। जैसे जे के एल एम में से कोई भी रख लेते हैं, से जे रख लिया मैंने। ठीक है, तो इसको आप ऐसे ले सकते हैं सी जे के एल एम, तो ये कुछ आ जाएगा डी, ठीक है, और के एल एम। व्हाट इज दिस? दिस इज द इनर प्रोडक्ट। इसका रैंक कितना आ गया, देखिए 3 आ गया, तो रैंक गेट्स रिड्यूस्ड 5 से लेकर के 3। और आप सेट कर सकते हैं, बट इस केस में अभी बचा ही नहीं कॉन्ट्रावेरिएंट इंडेक्स, इसलिए हम यहां पर और रिड्यूस नहीं कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो यहां पर इसका रैंक जो है 2 रिड्यूस हो गया, रैंक अब कितना हो गया 5 से 3 हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अब यहां पर मैं कुछ ऑपरेशंस कर रहा हूं, ठीक है, जैसे क्रॉनिकल डेल्टा टेंसर्स के ऑपरेशंस, इसी तरीके से लेवी-क्विटा टेंसर्स के ऑपरेशंस, मैट्रिक टेंसर्स के ऑपरेशंस किस तरीके से किए जाते हैं। ठीक है, यहां पर ये चीज देखते हैं, जैसे डेल आई जे ए आई, क्या आएगा यहां पर, देखिए कॉन्ट्रैक्शन की वजह से यहां पर ये जो चीज है यहां आई, ये कितना आ जाएगा यहां पर, देखिए आई आई, और यहां पर कितना आ जाएगा जे आ जाएगा, यहां पर कितना आ जाएगा जे आ जाएगा, क्योंकि मुझे पता है कि आई इज इक्वल टू जे होगा, तभी इस क्रॉनिकल डेल्टा टेंसर की वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, तो ये 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा ए आई के साथ, बट आई तो जे है इसलिए आ जाएगा ए जे। ठीक है, इजी है। इसी तरीके से मान लीजिए डेल आई जे डेल, और यहां आ जाता है मान लीजिए डेल आई के, इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं। दोनों क्रॉनिकल डेल्टा टेंसर है जिसमें एक इंडेक्स दोनों के बराबर है, तो ये रिड्यूस हो जाता है, अगेन यहां पर आ जाएगा डेल जे के। ठीक है, देखिए रैंक रिड्यूस नहीं हुआ है, यहां इंडेक्स जो है ना ये इंटरचेंज हो गए हैं, ये आई और आई कैंसिल हो जाता है और जे यहां पर आ जाता है, क्योंकि आपको पता है। देखिए इसको कैसे कर सकते हैं, इसको सिंपल तरीका ये है, इसकी वैल्यू 1 कब आएगी, इसकी वैल्यू 1 आएगी जब आई जे के इक्वल होगा, और आई अगर जे के इक्वल होगा तो यहां जे रख देते हैं, तो डेल जे के आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू भी 1 हो सकती है, कब, जब j इज इक्वल टू के होगा, और 0 कब होगा, जब j डज नॉट इक्वल टू के होगा। सिंपल है। तो क्रॉनिकल डेल्टा टेंसर में इस तरीके से ऑपरेशंस किए जाते हैं। नेक्स्ट मैं बात करता हूं लेवी-क्विटा टेंसर्स। मान लीजिए 2 अल्टरनेट टेंसर्स को आप आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ई आई जे के और ई आई एल एम। ठीक है, यहां पर एक इंडेक्स आपने इन दोनों केस में बराबर मानना है। ठीक है, तो फिर आ जाएगा देखिए डेल, यहां पर देखिए कैसे कम करेंगे, डेल जे एल डेल के एम। ठीक है, यहां पर आ जाएगा डेल जे एल और डेल के एम माइनस में, अब उल्टा करना है। ठीक है, अब डेल जे का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ किया था, एल के साथ में, अब एम के साथ करना है, तो डेल जे एम डेल, और अब आ जाएगा नेक्स्ट के एल। ठीक है, ये इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, इनमें से किन्हीं भी आप 2 को इक्वल रख दीजिए, आइदर j इज इक्वल टू एल, के इज इक्वल टू एम, j इज इक्वल टू एम, के इज इक्वल टू एल, किसी भी जो है एक को आप जो है बराबर कर लीजिए। जैसे मान लीजिए मुझे करना है इक्वल से j इज इक्वल टू एल है। ठीक है, मैंने यहां पर सेट कर दिया कि j इज इक्वल टू एल है, तब इसकी वैल्यू क्या आएगी, देखिए यहां पर आ जाएगा डेल एल एल डेल के एम। ठीक है, माइनस में डेल, और यहां आ जाएगा j की वैल्यू कितनी, एल है, तो एल एम डेल के एल। सही है। अब यहां पर देखिए डेल एल, इसकी वैल्यू कितनी होगी, देखिए यहां पर एल जो है रन कर रहा है, एल की वैल्यू 1 से लेकर के 3 तक है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3, तो 3 डेल के एम माइनस में डेल, इसकी वैल्यू इधर से आप देख सकते हैं सेम आएगा, तो यहां पर एल एल और यहां पर एम के, तो यहां जाएगा एम के। ठीक है, आप इसको सिंपली के एम भी लिख सकते हैं। ठीक है, और यहां से कितना आ जाएगा, 2 डेल के एम आ जाएगा। ठीक है, अगर आप ये सेट करते हैं तो अब k इज इक्वल टू एम भी आपने सेट कर दिया, मान लीजिए अब आगे k इज इक्वल टू एम सेट कर दिया, अब कितनी वैल्यू आएगी इसकी, अब आ जाएगी 2 डेल एम एम। ठीक है, और 2, और देखिए m की वैल्यू 1 से लेकर के 3 तक रन कर रही है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, 2 इंटू 3 इज 6, इसकी वैल्यू आ जाएगी 6। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरीके से ई आई जे के एल। ठीक है, यहां पर ए आई से अल्फा है, यहां पर ए जे, यहां पर मान लीजिए बीटा है। ठीक है, ए के गामा और ए और एल और डेल, इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी यहां से ई आएगा। ठीक है, यहां पर आ जाएगा अल्फा बीटा गामा डेल। ठीक है, ये तो कैंसिल हो जाएगा यहां से, तो ई अल्फा बीटा गामा डेल और डिटर्मिनेंट ऑफ द ए मैट्रिक्स। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है जी
आई जे और जी आई के। इसकी वैल्यू क्या आएगी? जब दो मैट्रिक टेंसर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्रोनिकल डेल्टा टेंसर आता है, तो डेल और यहां जाएगा के जे। ठीक है, इस तरीके से और देख लेते हैं, जी और आई जे और ए आई के। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? इसकी वैल्यू आ जाएगी ए और यहां से आ जाएगा के और जे। इस तरीके से जी आई जे ए आई के एल। ठीक है, एल मान लीजिए नीचे ले लेता हूं। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसकी वैल्यू आ जाएगी ए और के और जे एल एटसेट्रा। इस तरीके से ये ऑपरेशंस हम परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसके बाद देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आया हुआ है 2 बार गेट के अंदर। ठीक है, और ये है टोटल नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स कितने होते हैं किसी भी टेंसर के। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स। देखिए ये डिपेंड करता है कि वो टेंसर सिमेट्रिक है कि एंटी सिमेट्रिक है। ठीक है, 2 केस ले रहा हूं, सिमेट्रिक हो सकता है, एंटी सिमेट्रिक हो सकता है। कब फॉर्मूला यूज करना है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए हमारे पास में टी ए बी, ये कोई सिमेट्रिक टेंसर है। ठीक है, आप टी आई जे भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। टी आई जे यहां पर आई और जे मान लीजिए रन कर रहा है 1 और 2। ठीक है, सिंपल ले लेते हैं, 2 × 2 मैट्रिक्स बनेगी। ठीक है, आई और जे की वैल्यू 1 और 2, तो क्या एलिमेंट्स होंगे इसके? T11। ठीक है, T11 यहां पर आ जाएगा T12, T21 और T2। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ यहां पर कंपोनेंट्स कितने आए? देखिए इसका यहां पर डायमेंशन 2 और रैंक कितना 2, तो 4, तो 4 एलिमेंट्स यहां पर आए। ठीक है, आप ऐसा भी कह सकते हैं यहां पर कि अगर इसका डायमेंशन मान लीजिए इन जनरल कैपिटल डी होता, ठीक है, और रैंक इसका होता 2, तो D² आता। कितने आते हैं? D² आता। ठीक है, तो यहां पर कितने नंबर ऑफ कंपोनेंट्स आए? D² आए। अब यहां पर ये जो आप देख रहे हैं डायगोनल एलिमेंट्स कितने होते हैं? डायगोनल एलिमेंट्स D। कितने डायमेंशन है? कितना डायमेंशन है उतने ही यहां पर डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, तो कैपिटल D यहां पर क्या है? डायगोनल एलिमेंट्स। तो ये डायगोनल एलिमेंट्स की वैल्यूज जो है वो अलग अलग होती हैं, इसलिए ये इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स जो है इनके अंदर कंसिडर किए जाएंगे। तो D तो ये प्लस में, अब ये 2 बच गए। अब अगर ये सिमेट्रिक टेंसर हुआ तो T12 की वैल्यू T21 के इक्वल होगी। तो क्या आप इन दोनों को एक कंसिडर नहीं करेंगे? अलग अलग कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि एक कंसिडर करेंगे, क्योंकि ये क्या है? लीनियरली इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स हैं। तो ये क्या आएगा? देखिए इसकी वैल्यू, अगर इसकी वैल्यू में देखूं तो अब देखिए कितना बच गए। अब देखिए अगर आप डायगोनल एलिमेंट्स को कंसिडर कर चुके जो कि D है, तो कितने बच गए? अब तो आउट ऑफ D² माइनस कैपिटल D बच गए। ठीक है, और उसमें से भी आप आधे कंसिडर कर रहे हैं, यानी कि इधर वाला पोर्शन और डायगोनल एलिमेंट्स के लोअर वाला पोर्शन और डायगोनल एलिमेंट्स के अपर वाले पोर्शन के कंपोनेंट्स, तो वो दोनों इक्वल होंगे, तो उसका आप हाफ कर देंगे। इधर आप ये ले लीजिए या फिर ये ले लीजिए, क्योंकि मुझे पता है सिमेट्रिक टेंसर्स में अपर वाले जो कंपोनेंट्स होंगे डायगोनल एलिमेंट्स के या डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे वाले जो कंपोनेंट्स होंगे वो दोनों आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, इक्वल होंगे इन केस ऑफ सिमेट्रिक टेंसर, तो D² माइनस D डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये सिंपल मैंने केस लिया है, इसको आप सोल्व कीजिए। कितना आएगा? D प्लस में D ऑफ, यहां से आ जाएगा D-1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो आप इसका ऐसा ले सकते हैं, यहां से आ जाएगा 2D और प्लस में D² माइनस में D डिवाइडेड बाय, यह आ जाएगा 2, तो यह आ जाएगा D प्लस में D² डिवाइडेड बाय 2, और यू से दैट D ऑफ D+1 डिवाइडेड बाय 2। जनरल फॉर्मूला आया D ऑफ D+1 डिवाइडेड बाय 2, जहां पर D डिपेंड करता है कि डायमेंशन क्या है। ठीक है, ये इन जनरल फॉर्मूला क्या है? इन जनरल फॉर्मूला आ जाएगा, देखिए D ऑफ D+1 डैश डैश डैश। ठीक है, और D प्लस R माइनस 1, D प्लस R माइनस में 2 और डिवाइडेड बाय, ये 2 नहीं आता यहां पर, इन जनरल फॉर्मूले में R फैक्टोरियल आता है। अब यहां पर रैंक 2 था तो 2 फैक्टोरियल आया तो 2 आया। ये जनरल फॉर्मूला, ये आपको याद होना चाहिए सिमेट्रिक के केस में। एंटी सिमेट्रिक केस में बहुत आसान है। एंटी सिमेट्रिक केस में फॉर्मूला होता है DCR, कॉम्बिनेशन यूज किया गया है। इसका फॉर्मूला आ गया D फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय R फैक्टोरियल और D माइनस R फैक्टोरियल। ठीक है, आगे चल के इस पे बेस्ड हम एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पर आते हैं। इससे पहले आपको एग्जांपल करवाते हैं, जब तक आया तो नहीं है बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मुझे गिवन है DS² स्क्वायर ऑफ द लेंथ एलिमेंट। ठीक है, वो मुझे गिवन है, सो इट इज dx1 स्क्वायर माइनस में 2 dx2 इसका स्क्वायर माइनस में 6 dx1 dx2, ये मुझे गिवन है।
सपोज कीजिए मुझे फाइंड आउट करने को बोला है G12 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, देख सकते हैं आप यहाँ पर रेसिप्रोकल टेंसर है या कंजुगेट मैट्रिक टेंसर भी कह सकते हैं। इसका I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 2 पर इसकी वैल्यू क्या होगी, यानी कि कंपोनेंट कितना होगा, ये मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एलिमेंट आपने फाइंड आउट करना है तो आपको पता होना चाहिए कि GIJ यानी कि मैट्रिक टेंसर जो है इसकी मैट्रिक्स जो है उसके एलिमेंट्स क्या क्या है। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। इसके लिए आपको एक गिवन है स्क्वायर ऑफ लेंथ एलिमेंट। ठीक है, अब देखिए यहां पर I और J रन कर रहा है 1 2, बस सिर्फ इतना ही रन करने लग रहा है। आगे भी और भी वैल्यूज हो सकती हैं तो डिपेंड करता है। ठीक है, यहां पर ds स्क्वायर की जो जनरल वैल्यू दे रखी है इसने, ये है GIJ और dxi dxj। ये अपर इंडिसेस यूज करेंगे क्योंकि देखिए अपर इंडेक्स यूज किया है इसने क्वेश्चन के अंदर ही। ठीक है, अच्छा I और J की वैल्यू 1 2 है। अगर इसको इससे कंपेयर किया जाए तो देखिए यहां पर आ जाएगा G11 की वैल्यू, G11 की वैल्यू कितनी है, 1 है। ठीक है, यहां पर G22 की वैल्यू कितनी है, यहां पर ये वैल्यू है -2। यहां पर देखिए 1 2 है। ठीक है, तो एक्चुअल में ये उल्टा भी हो सकता है, तो ये हाफ में डिवाइड होगी, यानी कि -3 वैल्यू आएगी किसकी, G12 की, और -3 वैल्यू आएगी G21 की। ध्यान रखना इस बात को। तो यहां से आ जाएगा G और 1 2, ये वैल्यू आएगी -3 और G21 इसकी वैल्यू आएगी -3। ठीक है, ये आपने सारे एलिमेंट्स फाइंड आउट कर लिए। अब GIJ मैट्रिक्स बन चुकी है आपकी, तो एलिमेंट्स हैं 1 -2 1 2 एलिमेंट यहाँ -3 और ये भी -3। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सिमेट्रिक है, इस केस में सिमेट्रिक है, अदर केस में हो सकता है ना भी हो, बट ये सिमेट्रिक होता है लगभग। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पर। अब G12 मुझे फाइंड आउट करना है। सो देखिए G12 कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे सबसे पहले आप फाइंड आउट कीजिए कि इसका मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना है। ठीक है, तो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर मैं फाइंड आउट करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ से 1 ऑफ -2 माइनस ऑफ -3 इंटू -3, ये आ जाएगा। ठीक है, 1 ऑफ -2 माइनस ऑफ -3 इंटू -3, ये आ जाएगा -2 माइनस माइनस गॉट प्लस और माइनस में 9। ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस का 11। सो माइनस का 11 ये आपके केस में आया है इसका डिटरमिनेंट। ठीक है, और अगर आपने अब ये एलिमेंट फाइंड आउट करना है ऑफ दी रेसिप्रोकल टेंसर, तो आ जाएगा G12 इज इक्वल टू कोफैक्टर ऑफ G12 डिवाइडेड बाय ये डिटरमिनेंट, वो है -11। ठीक है, कोफैक्टर ऑफ G12, देखिए 1 2 कहां पर है, 1 2 एलिमेंट अगर हम देखें तो ये 1 1 है, ये 1 2 इधर है, ये 1 2 एलिमेंट ये है। तो देखिए ये तो हम छोड़ देंगे ये वाले, तो हमें कौन सा लेना है, -3 लेना है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, सिंपली इसकी वैल्यू आ गई -3। बट देखिए ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, क्योंकि देखिए कोफैक्टर में जो एडजॉइंट होता है इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में होता है -1 टू द पावर n। तो इस केस में यहां पर प्लस माइनस, तो माइनस आएगा इसके साथ, तो -3 इंटू -1 3। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आएगी 3 डिवाइडेड बाय -11 और जैसे दैट -3 बाय 11 सिंपली ये वैल्यू यहां पर कैलकुलेट हो जाती है। अब आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर। देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है, फाइंड स्केल फैक्टर्स इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट। तो देखते हैं इसको, IIT गुवाहाटी ने पूछा था ये वाला क्वेश्चन, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सो देखिए स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में x, y और z इनकी वैल्यूज आप जानते हैं। इसकी वैल्यू है r sin थीटा cos फाई, y की वैल्यू है r sin थीटा sin फाई, z की वैल्यू है r cos थीटा। अब आपको पता होना चाहिए स्केल फैक्टर्स क्या होते हैं। स्केल फैक्टर्स की वैल्यूज h1, h2, h3 और इसकी वैल्यूज होती हैं √G11, √G22 और √G33। डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ दी मैट्रिक टेंसर, ठीक है, उसकी मैट्रिक्स जो आप फॉर्म करेंगे मैट्रिक टेंसर की, उसमें डायगोनल एलिमेंट्स का अगर आप स्क्वायर रूट लेते हैं देन दीज आर कॉल्ड दी स्केल फैक्टर्स। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहां पर मुझे फाइंड आउट करना है G11, आप कोई भी फाइंड आउट कर सकते हैं। यहां पर मान लीजिए G11 मुझे फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले लिखिए del x, del y, del z, लिख दिया है। अब देखिए डिवाइड, ये फाइंड आउट करने का तरीका है 1 1 है, 1 1 का मतलब ये हो गया, देखिए यहां पर ये है r थीटा फाई में है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स, तो ये 1 2 3, ठीक है, इस तरीके से नंबरिंग कर दी। तो 1 1 का मतलब है कि r, तो यहां पर आ जाएगा del r, यानी कि x को del x by del r, आप सिंपली इसको स्क्वायर भी कर सकते हैं, del x by del r का होल स्क्वायर। सिंपली यहां पर नेक्स्ट है, यहां पर भी del r, ठीक है, और यहां पर भी del r, तो सिंपली आप इसका स्क्वायर भी कर सकते हैं और यहां पर भी इसका स्क्वायर कर सकते हैं। अब इस तरीके से मान लीजिए मुझसे पूछ लिया होता G12 की वैल्यू क्या होगी, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहां लिखा del x, del y, del z, ठीक है, डिवाइड किया
1 और 2, तो 1 ये है 2 ये है, तो डेल आर डेल थीटा, ठीक है, डेल आर डेल थीटा, डेल आर डेल थीटा सेपरेट किया इनको, ठीक है। तो डेल एक्स बाय डेल आर मल्टीप्लाई विद डेल एक्स बाय डेल थीटा प्लस में डेल वाई बाय डेल आर, डेल वाई बाय डेल थीटा प्लस डेल जेड बाय डेल आर, डेल जेड बाय डेल थीटा। इस तरीके से G12 आ जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं इसको सोल्व कर लेता हूं एक बार, ठीक है। तो डेल एक्स बाय डेल आर कितना आ जाएगा यहां से, साइन थीटा कोस फाई, ठीक है, इसका क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में डेल वाई बाय डेल आर कितना हो गए साइन थीटा साइन फाई, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में डेल जेड बाय डेल आर तो कोस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों में साइन स्क्वायर थीटा कॉमन है और अंदर क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई विच इज 1, साइन स्क्वायर थीटा इन दोनों से कॉमन, तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा विच इज 1। सो h1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी, क्योंकि रूट 1 कितना होता है 1 ही होता है, ठीक है। तो ये वैल्यू 1। इस तरीके से अगर आप और भी वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे तो आप कर सकते हैं, इसकी वैल्यू r आएगी और इसकी वैल्यू r sin थीटा आएगी, यही इसका आंसर था 1r r sin थीटा। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट Pij, दिस इज सपोज एनी एंटी सिमेट्रिक टेंसर। कैसा है ये एंटी सिमेट्रिक टेंसर, गिवन था क्वेश्चन के अंदर एंटी सिमेट्रिक टेंसर है, एंटी सिमेट्रिक टेंसर है। कह रहा है यहां पर i और j जो है ना ये रन कर रहा है 1 से लेकर के 5 तक, 1 2 3 4 5। पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स कितने आएंगे। क्या बोला मैंने, लीनियरली इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स कितने आएंगे। तो उसकी क्या फॉर्मूला था उसका, देखिए टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स निकालने का फॉर्मूला था d टू द पावर रैंक, तो d डायमेंशन कितना है 5 है, रैंक कितना 2, यानी कि 25। तो टोटल जो है कंपोनेंट्स आएंगे मैट्रिक्स फॉर्म करते टाइम, ठीक है। अब इनमें से कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट, इसका फॉर्मूला क्या था DCR, तो d फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल और d माइनस r का फैक्टोरियल। तो यहाँ से आ जाएगा डायमेंशन 5, तो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल विच इज 2 फैक्टोरियल और ये आ जाएगा 3 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, और ये कैंसिल, तो 10, आंसर कितना आ गया 10, ठीक है। इस तरीके से एक और क्वेश्चन भी आया था, उसमें सिमेट्रिक टेंसर गिवन था, उसमें क्या था सिमेट्रिक टेंसर, ठीक है। उसको भी देख लेते हैं एक बार। जैसे मान लीजिए हमें गिवन है दिस इज सिमेट्रिक टेंसर और i j की वैल्यू 1 से लेकर के 5 तक। अब बताइए इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी। अब इस केस में जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, देखिए रैंक कितना है इसका 2 है, डायमेंशन कितना 5 है, ठीक है। तो इसमें वैल्यूज अगर हम निकालें तो कितना आ जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा d ऑफ d प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है। तो 2 फैक्टोरियल और यहाँ पर d ऑफ d प्लस 1, तो यहाँ आ जाएगा 5 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2, ये 3 पे कैंसिल हो गया, कितना आंसर आ गया 15 आ गया, ठीक है। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन है 2014 गेट फिजिक्स में आया हुआ है। स्क्वायर ऑफ द लाइन एलिमेंट आपको एक गिवन है और आपसे पूछा गया है कि Gij मैट्रिक्स जो है वो क्या होगी, ठीक है। इस केस में तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा 1 1 एलिमेंट 1 2 2 1 एलिमेंट 2 2 एलिमेंट, ठीक है। तो देखिए 1 1 एलिमेंट कितना है यहाँ पर देखें तो इसके साथ 2, ठीक है, 2 2 एलिमेंट कितना है 1, ठीक है। ये अंडर रूट 3 देखिए 1 के साथ भी 2 के साथ भी है, तो ये दोनों यहाँ पर हाफ हाफ में ब्रेक हो जाएंगे, रूट 3/2 यहाँ पर और रूट 3/2 यहाँ पर, ये आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट है 2013 में, इनमें से आपसे पूछा गया था कि कौन सा वाला सेकंड ऑर्डर टेंसर नहीं है। तो मैंने अभी डिस्कस किया था स्टार्टिंग में ही कि प्रेशर कभी भी सेकंड ऑर्डर टेंसर नहीं है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर ये सेकंड रैंक टेंसर गिवन है Tij, यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ लेविक-ईटा टेंसर्स, ठीक है। और यहाँ पर ये रैंक 1 टेंसर गिवन है बीटा के। अब हमें फाइंड आउट करना है बीटा 3, इसकी क्या वैल्यू होगी। सो आराम से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंपली आपने क्या करना है, देखिए k की वैल्यू तो 3 फिक्स है, k की वैल्यू 3 तो है इसके अंदर फिक्स है। अब यहाँ पर i, j और k इनकी डिफरेंट वैल्यूज लिख लेते हैं। अब क्योंकि i, j और k रन कर रहा है 1 2 3, ठीक है, और ये 3 जो है ये तो फिक्स है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर 1 1 1 2 1 3 ये पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट 2 1 2 2 2 3, नेक्स्ट 3 1 3 2 3 3 ये पॉसिबिलिटीज हैं यहाँ पर। i, j और k की वैल्यूज, k की वैल्यू तो फिक्स है यहाँ पर, k की वैल्यू यहाँ पर फिक्स कर दी मैंने, ठीक है। यहाँ पर इसकी वैल्यू 3 है, तो यहाँ पर देख लीजिए वैल्यूज कितनी आनी चाहिए, ये वैल्यूज आनी चाहिए 3 टू द पावर 2 9 वैल्यूज आ रही हैं, 3 3 3 9 आने लग रही है, ठीक है। अब इनमें से देखिए वैल्यूज कौन कौन सी जीरो हो जाएंगी, 1 1 3, तो Eij की वैल्यूज कौन कौन सी जीरो हो जाएंगी, तो रिपीट कर रहा है तो 0, 1 2 3 इसकी वैल्यू +1 होती है, हम जानते हैं इसकी वैल्यू। 1 3 3 रिपीट कर रहा है 0, 2 1 3 इसकी वैल्यू क्या होगी, देखिए 1 2 3 ऐसे लिखा हमने। अब हमने फाइंड करना है 2 1 3 की वैल्यू, तो 2 1 3 इस तरीके से आ रहा है, दिस इज एंटी साइक्लिक,
दिस इज एंटीसाइक्लिक, इसकी वैल्यू -1 होगी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू होगी -1 और इसकी वैल्यू होगी +1। नेक्स्ट हम देखते हैं 2 2 3, अगेन रिपीट कर रहा है, 0 आ जाएगा। 2 3 3 रिपीट, 3 1 3 3 इसमें रिपीट कर रहा है, 0। 3 2 3 रिपीट, 3 3 3 0। तो इसका मतलब यहाँ पर 9 में से 7 जो है वो तो 0 हो जाते हैं और 2 बचते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो कौन कौन से हैं, वो हैं E123 और E213। इसके साथ आई और जे की क्या वैल्यू है, आई और जे की इस केस में 1 2 वैल्यू है, इस केस में 2 1 वैल्यू है। तो यहाँ जाएगा T12, क्योंकि यहाँ पर TI जे है, ठीक है। तो T12 और यहाँ T21, ये मल्टीप्लाई होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि बीटा 3 की वैल्यू क्या होगी। बीटा 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से आंसर आ जाता है। बीटा 3 की वैल्यू हो जाएगी, बीटा 3 की वैल्यू E123 विच इज 1 मल्टीप्लाई विद द T12 प्लस में E213 विच इज -1 एंड T21, और बाकी अदर्स जो 7 बच गई वो टर्म्स कितनी हो जाती हैं, 0 हो जाती हैं। तो ये टर्म आती है T12 माइनस में T21, ये वैल्यू आ जाती है। बट हमें जो ऑप्शन गिवन था वो T की टर्म में नहीं गिवन था, वो हमें गिवन था A3 की टर्म में, क्योंकि K तो 3 फिक्स है, तो A3 की टर्म में गिवन था। तो देख लेते हैं एक बार T12 और T21 की क्या वैल्यू होगी। तो देखिए T12 इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी, E12 और K की वैल्यू 3 फिक्स है, तो E123 और A3 प्लस में, सॉरी यहाँ पर T12 आ जाएगा ना, तो ये 1 वैल्यू है इसकी, तो 1 इंटू A3 इज A3। नेक्स्ट हम बात करते हैं T21 की, तो 21 तो आ जाएगा E21 और ये 3 है और A ये 3 फिक्स है K की वैल्यू, ठीक है। तो आ जाएगा -1 इंटू A3, तो -A3 यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। तो आ जाएगा T12 की वैल्यू A3 और -A3, दैट मीन्स ट्वाइस ऑफ A3, यही इसका आंसर था, ठीक है, ट्वाइस ऑफ A3। तो इस तरीके से आज हमने क्वेश्चन सॉल्व किए बेस्ड अपॉन द टेंसर्स। होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।